तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु बटन मशरूम कक्ष की देखरेख। मुर्गियों में इकोलाई बीमारी के लक्षण, कारक और निदान। हिमाचल प्रदेश के लिए वरदान है पॉली हाउस में खेती। हमारे राज्य के जो किसान भाई बटन मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं, वो इस व्यवसाय से अधिक उत्पादन और लाभ प्राप्त करने के लिए इस समय मशरूम कक्ष का देखरेख और प्रबंधन कैसे करें, इस पर अपने उचित सुझाव दे रहे हैं बागवानी विभाग कुरुक्षेत्र के एक विषय विशेषज्ञ मंजीत सिंह। सर्दियों में गेहूं के साथ साथ सरसों के साथ साथ एक खुम्ब उत्पादन का भी काम कर सकते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मनमोहन कुमार ने बताया कि प्रदेश के किसान सर्दियों में परंपरागत कृषि के साथ मशरूम की खेती भी बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। हरियाणा में विभिन्न प्रकार के मशरूम की खेती की जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा सफेद बटन मशरूम की खेती की जाती है। मशरूम की खेती के लिए हमें पशुओं का सूखा चारा तूड़ी की आवश्यकता है। किसान भाई इसकी खेती बंद कमरे और बंद थैले में भी कर सकते हैं। 4-5 तरह की मशरूम पैदा करते हैं हरियाणा में। जैसे सबसे पहले नंबर पे जो मशरूम खुम्ब उत्पादन होती है वो होती है सफेद बटन, दूसरे नंबर पे ढींगरी, तीसरे नंबर पे मिल्की मशरूम होती है। हमारे नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा जो खुम्ब की उत्पादन होती है, उत्पाद करी जाती है, वो होती है सफेद बटन मशरूम। सफेद बटन मशरूम, सफेद खुम्ब के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि तूड़ा हमारे किसान के पास होता है। तूड़े के बाद हमारे किसान के पास जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है वो परमानेंट हट बना सकता है, परमानेंट झोंपड़ी सीमेंटेड कमरे में अपने घर का कोई बड़ा कमरा यूज कर सकता है, छोटा कमरा भी यूज कर सकता है, और उनको बैगों में भर के अपने छोटे कमरे में भी वो उगा सकता है। तूड़ा हम सरसों का भी ले सकते हैं, गेहूं का तूड़ा भी ले सकते हैं, और धान की पराली का तूड़ा भी ले सकते हैं। उसको हम 28 दिन में गला सड़ा के तैयार कर लेते हैं। एक क्विंटल तूड़े में 1 किलो बीज हम मशरूम का डालते हैं। खुम्ब की बिजाई को हम 3 तरीके से करते हैं। जब हम ऐसे बेडों में करते हैं, इन रैक्स में करते हैं, तो इसको हम छिड़काव के थ्रू करते हैं। उसका बीज गेहूं के दाने पे हम इसका बीज बनाते हैं, उसको छिड़क के करते हैं। उसके बाद अगर हम बैगों में करते हैं, पॉलिथीन बैग में करते हैं, तो उसमें हम 1 मुट्ठी आधी मुट्ठी डालते हैं और उसका छिड़काव करते हैं। फिर उसके बाद कंपोस्ट डाल देते हैं और उसको भर के रख देते हैं, तो वो निकलना शुरू हो जाता है। मशरूम की खेती करने वाले किसान को सलाह देते हुए डॉक्टर मनमोहन कुमार ने बताया कि आरंभ में किसान छोटे स्तर पर मशरूम की खेती कर सकते हैं और नवंबर से 15 फरवरी तक मशरूम की बिजाई कर सकते हैं तथा एक बिजाई से 3 बार मशरूम प्राप्त कर सकते हैं। खुम्ब की बिजाई के दौरान हमें उसका जो तापमान है वो हमें 18 से 20 डिग्री रखते हैं हम। लेकिन जब हमारी खुम्ब निकलनी शुरू हो जाती है तो उसके दौरान हमें तापमान रखना पड़ता है 20 से 25 डिग्री। और
जो हमें आर्द्रता है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, उसकी क्वांटिटी हमें 70 से 75% रखनी पड़ती है। और बेड के ऊपर हम 24 घंटे में एक बार हल्का छिड़काव करते हैं। हल्का छिड़काव हम इसलिए करते हैं कि हम इसके ऊपर एक केसिंग मटेरियल डालते हैं। वो केसिंग मटेरियल को हम राख बोलते हैं। उसके ऊपर हमें बस उसमें नमी, इसको हमें गीला करना होता है। गीला, अगर हम इसको गीला कर देंगे तो हमारा जो कंपोस्ट है, जो हमारा खुम्ब का जो बीज है, उसको अपने आप नमी मिलती रहेगी। बिजाई के 15 से 20 दिन बाद इसकी पैदावार शुरू हो जाती है। इसके हम एक सीजन में 3 से 4 फ्लस ले लेते हैं, मतलब 3 से 4 बार हम इसकी तुड़ाई कर लेते हैं। ये हमारी जो क्रॉप होती है वो होती है 3 महीने की जी। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, और ज्यादा से ज्यादा मतलब 15 फरवरी तक ये हमारी मतलब मशरूम पैदावार होती है। जो किसान छोटे लेवल पे शुरू करते हैं, जो एक कमरे में ही शुरू करते हैं, हम 1 क्विंटल तूड़े में कम से कम 25 और 30 किलो मशरूम 3 फ्लस में ले सकते हैं। इसकी 3 बार तुड़ाई करते हैं मशरूम की 25 से, और ये हमारे मार्केट में जाती है 80, सीजन में तो जाती है 80 और 90 रुपए प्रति किलो, और ऑफ सीजन में जाती है ये 120-150 रुपए किलो। हमारे किसान भाइयों को हरियाणा गवर्नमेंट मशरूम उत्पादन पे, खुम्ब उत्पादन पे सब्सिडी 40 से 60% के बीच में है। कुरुक्षेत्र के ज़िले के अंदर पिछले कई सालों से खुम्बी की खेती की जा रही है, जो कि काफ़ी किसानों के लिए लाभप्रद है। बागवानी विभाग भी इस बारे में काफ़ी किसानों की मदद कर रहा है, उनको अनुदान राशि दे रहा है। अनुसूचित जाति के जो भाई हैं उनको हम पर ट्रे 189 रुपये के हिसाब से अनुदान राशि, जो कि एक किसान 50 ट्रे का अनुदान ले सकता है। जनरल किसान हैं उनको 110 रुपये प्रति ट्रे के हिसाब से अनुदान राशि, जो कि 100 ट्रे की मैक्सिमम लिमिट है, 11,000 रुपये दे रहे हैं। ये हम लगभग पिछले 10 सालों से किसानों को अनुदान राशि दे रहे हैं। किसान जो खुम्बी की खेती कर रहे हैं इससे काफ़ी लाभ कमा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो बड़े लेवल के ऊपर ग्रोइंग यूनिट है, स्पान मेकिंग यूनिट है, कंपोस्ट मेकिंग यूनिट है, अगर वो कोई किसान भाई लगाता है तो वो 20 लाख रुपए के ऊपर हम 40% सब्सिडी 8 लाख रुपए दे रहे हैं। हमारे यहाँ से कई किसानों ने स्पान यूनिट भी लगाई हैं, ग्रोइंग यूनिट भी लगाई हैं। और जनरल किसान जो हमें अनुमान है इसके अंदर पहले साल तो कम फ़ायदा है, उसके बाद क्योंकि उसका जो बेसिक मटेरियल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बच जाती है, तो किसान भाई लगभग 2 गुना फ़ायदा इसकी खेती करने से उठा रहे हैं। और हमारे पास काफ़ी प्रार्थना पत्र आते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे हम उनको अनुदान राशि जारी कर रहे हैं। हमारे राज्य के बहुत से किसान मुर्गी पालन व्यवसाय करते हैं, लेकिन अच्छा लाभ वही प्राप्त कर पाते हैं जो मुर्गियों के आवास और आहार प्रबंधन उचित तरीके से करते हुए लगने वाली बीमारियों से भी उनका बचाव करते हैं। तो आज हम आपको मुर्गियों में लगने वाली बीमारी इकोलोई के बारे में जानकारी देंगे कि इस बीमारी के फैलने के कौन कौन से कारण हैं, क्या क्या लक्षण हैं इसके, और इसका सही नियंत्रण उपाय क्या है। तो इसकी जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र पिल्ले से। एक बीमारी होती है ई कोलाई। इश्चीरिशिया कोलाई करके एक बैक्टीरिया होता है जो मुर्गी में पानी के माध्यम से, आहार के माध्यम से पहुंच सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो साधारण पानी होता है उसका पीएच 7 होता है। अगर इस 7 से अगर ऊपर पीएच है 7.1, 7.2, तो इस तरीके का जो बैक्टीरिया होता है ई कोलाई इत्यादि जो है पानी में पनप जाता है, और जब मुर्गी पानी पीती है तो वो पानी के माध्यम से मुर्गियों में चले जाता है। और इससे मुर्गियों में क्या क्या बीमारियां किन किन स्टेजेस में हो सकती है, तो इसका सबसे प्रथम स्टेज होता है जब बच्चा पैदा होता है अंडे से। अंडे में भी ये बीमारी चले जाती है, और जब बच्चा पैदा होता है उसमें भी जो पीला, जो उसका हम कहते हैं पीला रंग का जो अंडे में पीला होता है, उसको बोलते हैं जर्दी बोल देते हैं, जो कि इन्फेक्टेड हो जाता है, बीमार हो जाता है, जिसके कारण जब हेचरी से बच्चा पैदा होता है, अंडे के माध्यम से जब पैदा होता है तो उसमें एक योक सेक इन्फेक्शन हो जाता है। जब बच्चा आप खरीद के लाएंगे तो आप देखेंगे कि उसके पीछे हिस्से में थैली, जैसे पानी की थैली लटकी हुई है, वो इन्फेक्टेड योक है।
इसके कारण क्या होता है कि स्वस्थ नहीं रहती है, सफ़ेद रंग के दस्त होने लगते हैं और ये उसमें यॉर्क सैक इन्फेक्शन कहते हैं। इसी तरीके से जब मुर्गी में जब आपकी बड़ी मुर्गी हो गई और वो धीरे धीरे करके वो बहुत क्रॉनिक रूप ले लेती है, तो वो क्रॉनिक रूप लेने में क्या हो जाता है, जब इसमें आंतों में बड़े बड़े अल्सर हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, जिसके कारण पतला दस्त, लाल और कत्थे कलर का हो जाता है, बीट करने लगती है, जो कि मतलब खून मिश्रित रहता है और मुर्गी को दाना भी नहीं पचता है, जो कुछ भी खाती पीती है वो सब चीज़ें हैं। इसका जब अगर लक्षण देखेंगे तो जीवित मुर्गी में आपको मैं बताया कि बीट को आपको देख के बता सकते हैं, कमजोरी रहेगी, इसको देख के आप बता सकते हैं। अगर इसके बाद फिर मुर्गियों में मृत्यु संख्या की जहाँ तक बात करें तो 4% से 10%, 15% तक इसकी मृत्यु संख्या जा सकती है। और अगर हम इसमें पोस्टमार्टम करके अगर मुर्गी का रोग का निदान करना चाहेंगे तो उसकी जो हार्ट है, उसका कलेजी, उसका फेफड़ा है, उसका पूरा जो शरीर है, उसके जो अंतर अंग है, उसमें आपको सफ़ेद प्रकार की सेप्टिसीमिक झिल्ली मिलेगी। ये झिल्ली जो है उस बैक्टीरिया के द्वारा बनाई गई है, उस अंग को काम करने से बिल्कुल भी काम करने नहीं देती है और उसका वजन गिर जाता है, उसका भूख गिर जाता है और जो है किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाता है, 1 से 1.5 महीने की मुर्गी हो गई, 1.5 महीना क्रॉस हो गया तो बैक्टीरिया के साथ मिलकर एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं CRD। इसको हम क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़, फेफड़े भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं इसमें और मुर्गी घड़घड़ की आवाज़ करती है और न वजन बढ़ता है न कुछ बढ़ता है और बहुत ही ज़्यादा मृत्यु दर इसमें 20 से 35% तक चले जाती है। अभी आपने जाना प्रदूषित पानी व दूषित आहार से मुर्गियों में फैलने वाली इकोलाई बीमारी की पहचान के लक्षणों के बारे में, और अब हम जानकारी देने जा रहे हैं इस बीमारी के प्रकोप से स्वस्थ मुर्गियों को कैसे बचाया जाए तथा यदि बीमारी आ गई है तो उसका नियंत्रण किस तरह से करना है। इसके बचाव के लिए हमें जहाँ तक बातचीत है तो सबसे पहले हमको बचाव करना है कि जो पानी आप पिला रहे हैं वो कम से कम 300 फीट गहरे बोर का रहना चाहिए। इसके अलावा जो है पीएच अगर बहुत ज़्यादा 7 से ऊपर है पानी का तो पीएच को अगर हम कम करेंगे तो बैक्टीरिया मर जाएंगे या कम हो जाएंगे, तो उसके लिए हम लोग पीएच के कम करने के लिए दवाइयाँ मिलाते हैं। इसके बाद भी अगर बीमारी आ गई कहीं से तब आपको बीमारी कंट्रोल करने के लिए कई प्रकार के एंटीबायोटिक्स यूज़ करना पड़ते हैं, पानी के माध्यम से और आहार के माध्यम से, जिसके द्वारा जो है आप 5 से 7 दिन अगर इसको पानी में चलाएंगे तो ये बीमारी खत्म हो सकती है। इस बीमारी के अलावा मुर्गियों में एक और बीमारी माइलाइटिस का प्रकोप भी देखने में आता है। ये बीमारी किन कारणों से होती है और इसकी पहचान के लक्षण क्या हैं तथा इसके बचाव एवं नियंत्रण के उपाय क्या हैं, आइए जानते हैं। इसी में अगर जब हम बातचीत करते हैं तो पक्षी के में और एक रोग होता है जिसको माइलाइटिस करके हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो मांसपेशियां होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, साथ साथ क्या हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं, तो जब लंगड़ेपन के शिकार हो जाते हैं। तो ये जो लंगड़ापन होता है खासकर 2 कारणों से हो सकता है। एक तो इन्फेक्शन से हो सकता है, इन्फेक्शन क्या होगा, पानी के माध्यम से या आहार खराब खाने के कारण। इसके बाद में होता है कैल्शियम की कमी के कारण, जिसमें अगर हमको कमज़ोर लग रहे हैं और चलने फिरने में कमज़ोर है या उसकी हड्डियां बड़ी जल्दी टूट जा रही हैं तो ऐसी परिस्थितियों में हम लोग उसको कैल्शियम का सप्लीमेंट देके उन बीमारी को दूर कर सकते हैं। दूसरा जो कारण है वो आहार के कारण या इन्फेक्शन के कारण, जिसके कारण इन्फेक्शन होने से क्या होता है कि मतलब आपके पैर कमज़ोर हो जाते हैं, मांसपेशियों में ताकत नहीं रहती है। इसको हम लोग इलाज के माध्यम से एंटीबायोटिक्स अगर देते हैं एवं विटामिन ई करके बोलते हैं जो मांसपेशियों में ताकत देता है, तो अलग से आपको मांसपेशियों के लिए विटामिन ई देना है, B1 B6 देना है। इन सब से उनकी मांसपेशियों में ताकत आ जाती है और जो है उनका लंगड़ापन दूर हो जाता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय अंचलों में अधिक ऊंचाई बसने वाले किसानों की सब्जी खेती वर्ष भर नहीं हो पाती है, क्योंकि इस पर्वतीय अंचल पर नवंबर माह से लेकर फरवरी माह तक बर्फबारी, पाला, कोहरा, ओस, ओला, शीतलहर आदि का प्रकोप बहुत अधिक होता है तथा दूसरी तरफ यहां रात का तापक्रम शून्य से नीचे चला जाता है और इन्हीं वजह से यहां के किसान सफलतापूर्वक सब्जियों की खेती करने में असफल रहते हैं। ऐसे में प्रदेश के किसानों का रुझान पॉली हाउस में खेती की ओर होने लगा है, जिनसे उनकी फसल सुरक्षित रहने के साथ साथ अधिक उत्पादन भी देती है। इस नई तकनीक का बड़ा फायदा ये होता है कि चाहे कोई भी मौसम हो, फसलों को कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए प्रदेश सरकार पॉली हाउस में खेती के लिए बढ़ावा दे रही है। तो आइए जानते हैं पॉली हाउस कैसे बनवाएं और उस पर प्रदेश सरकार क्या सहयोग कर रही है। हमारे जो किसान पॉली हाउस लगवाना चाहते हैं, उन्हें लगवाने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि उनके प्रक्षेत्र के अनुसार कौन सा पॉली हाउस ठीक रहेगा तथा सरकार इस पर उन्हें कितना अनुदान दे रही है। सबसे पहले मैं ये अपने पॉली हाउस जो है छोटे से छोटे का बताता हूँ। ये है कि जो हमारे पास सबसे छोटा 40 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस, और 40 स्क्वायर मीटर के लिए हमारे को जगह चाहिए 10 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी। इसमें 40 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस बनता है। और इसके लिए आजकल हमारे जो सरकार दे रही है, इसमें 85% सब्सिडी दे रही है सरकार। 15% जो है किसान खर्चा करेगा। किसान की क्या इसमें होगी? किसान जगह जो है 40 स्क्वायर मीटर प्लान करके देगा हमारे को, और जो मटेरियल होगा वो कंपनी दे रही है। कंपनी मटेरियल जो है जहां तक गाड़ी जाती है रोड में मटेरियल पहुंचा देगी कंपनी। रोड से आगे किसान की जिम्मेदारी रहेगी। और उसके बाद जो है हमारी संस्था जो है कंपनी है, ये आकर के वहां पर तैयार करके देगी 40 स्क्वायर मीटर का। इसके आगे आता है 111 स्क्वायर मीटर का। 111 स्क्वायर मीटर के लिए जगह चाहिए हमारे को 15 मीटर लंबी और 7 मीटर चौड़ी। इसके लिए इतनी जगह तैयार करके किसान के लिए हम मटेरियल तो वैसे ही फेंक देंगे रोड में और तैयार करके देंगे। और बाकी इसके बाद आता है हमारे पास 250 स्क्वायर मीटर का एक और पॉली हाउस। इसके लिए भी जगह चाहिए हमारे को 24 मीटर लंबी जगह चाहिए और 10.5 मीटर चौड़ाई में। ये बिल्कुल प्लान चाहिए जगह। बाकी किसान की जिम्मेदारी कोई नहीं रहेगी, किसान सिर्फ 15% देगा। इसकी कॉस्ट जो है 2.5 लाख से ऊपर है, 2.5 लाख रुपया। तो 15% किसान देगा, बाकी 85% सरकार दे रही। किसान भाइयों इसके आगे और 500 स्क्वायर मीटर का एक और पॉली हाउस बनता है, जैसे जिसमें हम बैठे, ये 500 स्क्वायर मीटर का हमारा। इसके लिए 500 स्क्वायर मीटर की लंबी जगह चाहिए हमारे को। 50 मीटर हो लंबी या 25 मीटर में भी आ सकता है, 25 बाई 25 का भी आ सकता है। जिस तरह से किसान का खेत उपलब्ध हो उसी हिसाब से ये हो जाएगा। तो ये सरकार की तरफ से इसमें 1000 स्क्वायर मीटर तक किसान के लिए सब्सिडी दे रही है सरकार। अगर कोई भी किसान करना चाहता है तो हम उनके साथ हैं। हम अपनी पूरी जानकारी से उनको इनके लिए तैयार करके देते हैं। अब बात आती है इस पर आने वाले खर्चे की। तो पॉली हाउस के विभिन्न मॉडलों को लगवाने पर कितना खर्चा आता है, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, जो इसमें खर्चा होता है, जैसे जो मॉडल है इसका मैं बताता हूँ थोड़े। जैसे एक आता हमारे पास Z40 का मॉडल आता है। इसमें 84,000 का खर्चा होता है और ये काफ़ी बर्फीले इलाके के लिए फिट है और काफ़ी मजबूत होता है। इसके बाद आता हमारा C40 दूसरा मॉडल आता है और C40 में 66,000 खर्चा आता है। इस 66,000 में इसमें से भी 15% जो किसान का होगा, बाकी 85% जो है सरकार पे करेगी। और इसके बाद है C111। इसमें खर्चा होता है 1,50,150 रुपये और इसका भी 15% किसान को देना पड़ता है, बाकी सरकार पे करती है। किसान के ऊपर कोई ज़्यादा बोझ नहीं है। इसके बाद है हमारा 252 मॉडल आता है, 250 का जो पॉली हाउस है। इसमें 2,17,000 के करीब खर्चा होता है और इसके लिए किसान के लिए 15% है, फिर इसके बाकी सरकार 85% देगी। और फिर आ जाएगा 500 स्क्वायर मीटर का मॉडल जो है 500 स्क्वायर मीटर। इसके लिए 6 लाख रुपये खर्चा होगा और 15% किसान का होगा और 85% सरकार देगी। इसके बाद इसमें इस अमाउंट के आगे एक
ड्रिप सिस्टम लगता है इरिगेशन का, इसके लिए भी खर्चा अलग होगा। इसके लिए ऊपर से जो है हमारे ऊपर से 3-4 लाइनें फोगर की लगेंगी, ऊपर से उस फोगर जो है ऊपर से सिंचाई करेगा। अगर ऊपर से जरूरत ना पड़ी तो नीचे से अलग से जो हमारे बेड बने हुए हैं, इन बेड में नीचे से भी हमारी लाइनें लगी होती है। जरूरत पड़े नीचे से हम लगा देते हैं, उसकी ड्रिप सिस्टम लगा देते हैं। इससे हमारी जो है गर्मी भी ठीक रहती है, गर्मी सर्दी का भी कंट्रोल करना पड़ता है। हमारे प्रदेश के कुछ किसान भाई गरीब हैं, लेकिन उनमें से जो किसान भाई अपने प्रक्षेत्र पर पॉली हाउस लगवाना चाहते हैं तो वो इसके लिए क्या करें, आइए जानते हैं। कोई किसान चाहता है कि मैं पॉली हाउस तो बनाना चाहता है, लेकिन उसके पास 15% उपलब्ध नहीं होता है। तो 15% के लिए हमारे जो है सरकार हमें 7% ब्याज पे एक केसीसी बना रही है। केसीसी के माध्यम से हम वहाँ से लोन ले करके केसीसी का निकाल करके फिर भी हम 15% पे कर सकते हैं। अगर 15% पे करके फिर ये हमारा जो है पॉली हाउस इसके लिए बनाएंगे। इसके बाद इसको हम हाई ट्रैक में बदल सकते हैं। हाई ट्रैक में बदलना है तो इसके लिए टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए फैन वगैरह लगा करके उसके ये अपने वेंटिलेटर है, ये वेंटिलेटर बंद करके अगर टेम्परेचर बढ़ाना हीटर वगैरह अंदर लगा करके इसको हाई ट्रैक में बदल देते हैं। टेम्परेचर जो है अपनी मर्जी से हम इसको मेंटेन रख सकते हैं। जैसे कि मान लो हमारे इसके अंदर 18 से 20 डिग्री टेम्परेचर चाहिए हमारे को। अगर 18 से 20 डिग्री जब मौसम खराब होता है हम नहीं बना सकते, लेकिन अपने हीटिंग कूलिंग से इसको हम जो है कि टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये है हमारा काम है। ये अगर कोई भी करना चाहता है तो ये हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इन मीडिया के माध्यम से भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमारा ये चुरा वैली जो है इसके साथ भी कर सकते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है करनाल के कृषक नारायण लाडवा ने। इनकी सरसों की फसल में कीट व रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा है, यह इनके नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो नारायण लाडवा जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इस बार का जो हमारा मौसम है वो सरसों के लिए बहुत अनुकूल है और हरियाणा के अंदर सरसों का करीब 5.5 से 6 लाख हेक्टेयर भूमि पे सरसों बोई जाती है। और इस बार मुख्य तौर से जो बहुत अच्छा मौसम रहा सरसों के लिए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा रही है। जब धुंध ज़्यादा होती है तो सरसों की पैदावार में कमी आ जाती है। अब मुख्य तौर से जो फसल की पोजीशन है उस पोजीशन में एक बीमारी है सफ़ेद रतुआ, जिसको इंग्लिश में हम वाइट रस्ट बोलते हैं। अब उसके आने के पूरे आसार हैं। यह मुख्य तौर पर उन अवस्था में आती है जब फसल को हम पछेती बिजाई करते हैं, लेकिन अब तेज़ गर्मी की वजह से और जो वातावरण है थोड़ा सा तापमान 5-7 डिग्री जो होना चाहिए उससे अधिक है, इस मौसम में अब सफ़ेद रतुआ की बीमारी आएगी। सरसों की फसल में लगने वाले हानिकारक रोगों में से एक है सफ़ेद रतुआ रोग। ये कवक जनित रोग है। इस रोग के लक्षण सर्वप्रथम पत्तियों की निचली सतह पर सफेद फफोले नुमा दिखाई देते हैं और बाद में इस रोग का प्रकोप पूरे पौधे पर दिखाई देता है, जिससे पौधे का पुष्प क्रम विकृत हो जाता है, जिसके कारण फसल में 17 से 34% तक की कमी देखने को आती है। तो कैसे करें इस रोग की रोकथाम? किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए वो ये डाइथेन M45 एक दवा है जो मैंकोजेब के नाम से भी जानी जाती है। ये 400 ग्राम दवाई 200 लीटर पानी लेके प्रति एकड़ के हिसाब से फसल में छिड़काव कर दें तो ये बीमारी नहीं आएगी। दूसरी जो बीमारी आएगी वो है हमारा तना, जो जिसको बोलते हैं स्टेम रोट बोलते हैं। तना गलन जो है वो भी इकट्ठी आ जाती है।
सरसों की फसल में लगने वाला दूसरा हानिकारक रोग है तना गलन रोग। इस रोग का प्रकोप मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में अधिक देखने को आता है जहां जलभराव की स्थिति होती है। इस रोग के कारण पौधे का तना और जड़ दोनों गल जाते हैं और अधिक हवा की स्थिति में पूरा पौधा टूटकर गिर जाता है, जिसके कारण फसल से मिलने वाले कुल उत्पादन में कमी देखने को आती है। तो कैसे करें इस रोग की रोकथाम? तो इस बीमारी में किसान भाई डायथिन M45 2 ग्राम, 200 ग्राम और आपकी जो है 1 ग्राम के हिसाब से बाविस्टिन मिला के इकट्ठा अगर स्प्रे कर देंगे तो दोनों बीमारियों की रोकथाम हो जाएगी। जनवरी के आखिर में और फरवरी के पहले हफ्ते में वो है जिसको चेपा हम बोलते हैं। सरसों की फसल में लगने वाले हानिकारक कीटों में एक है माहू कीट। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मुरा नस्ल की भैंस लखो रानी ने अपने मालिक ईश्वर सिंह को दिलवाई खास पहचान। टपक एवं बौछार सिंचाई पद्धति के महत्व एवं प्रयोग विधि। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadaata.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।